चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एचटेट की, जिसमें काइनेमेटिक्स से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पहले 11th के टॉपिक कोशिश करेंगे निपटाएंगे, हो सकता है बीच में 12th की भी स्टार्ट कर दें, इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे करके कोशिश करेंगे एचटेट की सीरीज जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। मेन मोटिव सिंपल सा रहेगा, जैसे काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स के कुछ आएंगे थ्योरी लेक्चर, कुछ इन द सेंस 10-12 नहीं डाल लेंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम 4 से 5 लेक्चर में थ्योरी आपकी ख़त्म हो। ठीक है, जैसे ही आपकी थ्योरी ख़त्म होएगी फिर क्या डालेंगे, आपके थ्योरी कराएंगे, थ्योरी के साथ साथ एक एक न्यूमेरिकल बताते जाएंगे, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल को कैसे डील करना है। फिर प्रीवियस ईयर डालेंगे, एचटेट के प्रीवियस ईयर। देखिए मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर नहीं बता रही आपको कि प्रीवियस ईयर किया उसका सोल्यूशन किया खत्म, बात नहीं, उससे कोई फायदा नहीं। आप एक बार बेसिक पढ़ लो, फटाफट से इनको देखते रहना। जिसका बेसिक क्लियर है, नॉर्मल बेसिक भी क्लियर है, मैं ये नहीं कह रही कि 11th-12th पढ़ी होनी चाहिए, नॉर्मल आपको टर्म्स के बारे में भी पता है, तब भी आपको ये पूरा समझ में आएगा, प्यार से आएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए काइनेमेटिक्स में सबसे पहले, काइनेमेटिक्स क्या है, बेसिक बात बता रही हूँ। काइनेमेटिक्स क्या है, जिसमें हम क्या डील करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जो मूव कर रहा है, वो क्यों मूव कर रहा है वो नहीं पढ़ेंगे, कॉज इसमें नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ पढ़ना है इफेक्ट के बारे में। कि अगर एक ऑब्जेक्ट है तो मैंने इस पर फोर्स लगाया यहाँ से, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आई, कुछ एक्सेलरेशन आई, कुछ स्पीड आई, एवरेज वेलोसिटी वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब फोर्स के बारे में डील नहीं करना है। फोर्स के लिए नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अभी सिर्फ पढ़ेंगे हम काइनेमेटिक्स, यानी इफेक्ट के बारे में, यानी मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। सिंपल सी प्यार की बात, बिल्कुल ऐसे, समझ गए। इसमें हम सिर्फ इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि स्पीड, एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में। ठीक है, समझ के बात। तो इसमें एक वर्ड होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। वर्ड क्या लिखा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या समझते हो, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिंपल सा इतना मतलब है कि आप के पास स्पेस कोऑर्डिनेट होना चाहिए। ठीक है, आपके पास टाइम कोऑर्डिनेट होना चाहिए, और आपके पास एक ऑब्जर्वर होना चाहिए जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हो। इनसे मिलके फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है, इनसे मिलके फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा आपको। क्या देगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। जैसे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स, जैसे ये पार्टिकल ये यहाँ पर लोकेटेड है, एक्स वाई जेड पर कहीं लोकेटेड है किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो आपने पार्टिकल के स्पेस कोऑर्डिनेट दे दिए, हाँ। टाइम कोऑर्डिनेट, टाइम भी साथ में दिया जाएगा कि किस समय पर लोकेटेड है। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को मान लेंगे कि वो यहाँ बैठा है, ऑब्जर्वर ओरिजिन पर बैठा है। ठीक है कि नहीं, तो ये पूरा एक क्या बन जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। जैसे एग्जांपल लूँ तो सपोज करो एक कार चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, एक कार चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक, तो यहां पर एक ऑब्जर्वर बैठा है, वो इसको देख रहा है, तो हम क्या मान लेंगे, अर्थ को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे। ऑब्जर्वर कहाँ है, यहाँ पर है, किसको देख रहा है, इस कार को देख रहा है। इसकी हमें स्पेस कोऑर्डिनेट भी पता होंगे, समय भी पता होगा, ऑब्जर्वर भी है हमारे पास, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा ये अर्थ जिसपे ये बैठ के देख रहा है। काइंड ऑफ बात समझ में आ गई। ठीक है, अब बात ये आती है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या क्या चीजें डिपेंड करती हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या क्या चीजें डिपेंड करती है, देखिए इसका सिंपल सा एग्जांपल बहुत प्यार सा है, ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, वो जब सवाल आएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये कार है, ठीक है, अब इस कार में 2 पर्सन बैठे हैं, 2 बंदे बैठे हैं। ठीक है, ये है ए, ये है बी। ठीक है, यहां पर कोई एक तीसरा बैठा है, यहां पर सपोज करो। ठीक है, समझ गए। अब ये भी ऑब्जर्व कर रहा है, सी वाला, समझ गए बात, सी वाला भी ऑब्जर्व कर रहा है। तो होगा क्या, मुझे बताइए, डिस्टेंस,
डिस्टेंस क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है या नहीं करता है? अब डिस्टेंस कैसे? सपोज करो ये कार मूव कर रही है, मूव करी, थोड़ी देर बाद ये कार यहां पर आ गई, चल के इस पोजीशन पर आ गई, तो अब ये सी वाला बी को ऑब्जर्व कर रहा है और यही सी वाला ए को ऑब्जर्व कर रहा है। तो मुझे बताइए बी के अकॉर्डिंग सी के, एक सेकेंड गड़बड़ होगी, सी वाला किसको ऑब्जर्व कर रहा है? बी को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। या ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा, यहां लिखते हैं ऑब्जर्वर कौन है और किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर है हमारा सी, एक बार है ए, सी वाला ऑब्जर्व कर रहा है बी को और ए वाला ऑब्जर्व कर रहा है बी को, ठीक है। समझ के बाद अब सी वाले के अकॉर्डिंग क्या बी ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया? हाँ, कुछ डिस्टेंस किया। ए के अकॉर्डिंग क्या बी ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया? ए के अकॉर्डिंग बी ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया? नहीं। तो हुआ क्या? सी देख रहा है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ए देख रहा है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है कि नहीं है? तो डिस्टेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल करता है। बात समझ में आई? ठीक है। अब मैं डिस्टेंस की बजाय सपोज करो यहां पर कर दूं वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है? सपोज करो एक कार चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब सी के अकॉर्डिंग बी कितनी तेजी से चल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि कार की स्पीड भी 20 है, तो बी की स्पीड कितनी होएगी? 20 होएगी। हाँ। अब ए के अकॉर्डिंग बी कितनी तेजी से चल रहा है? यार ए के अकॉर्डिंग तो बी रेस्ट पे बैठा है अंदर, तो कितनी से चल रहा है? 0 से चल रहा है। तो क्या वेलोसिटी डिपेंड कर रही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे? हाँ। सी के अकॉर्डिंग तो बी चल रहा है पर ए के अकॉर्डिंग बी नहीं चल रहा है। बात समझ में आई? हाँ। तो वेलोसिटी से रिलेटेड लीनियर मोमेंटम क्या वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिपेंड करेगा? P इक्वल टू mv। हाँ, वेलोसिटी कर रही है तो लीनियर मोमेंटम भी करेगा। एक्सेलरेशन करेगी? बिल्कुल करेगी एक्सेलरेशन। मोमेंटम करेगा। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम पे डिपेंड करती है, तो ये भी करेगी। बात समझ में आई कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या क्या डिपेंड करेगा? हाँ। तो मैंने आपको सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंसी बताई कौन कौन करेगी। मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, ये चीजें आगे रिलेटिव वेलोसिटी में काम आएंगी जब हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन कौन? डिस्टेंस करता है? बिल्कुल करता है। स्पीड करती है? क्या डिस्प्लेसमेंट करेगा? जी बिल्कुल करेगा। वेलोसिटी करेगी। एक्सेलरेशन करेगी। काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, सब करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ समझिए। अब क्या नहीं करता डिपेंड? इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सोचिए थोड़ा सा। देखो पहला तो टाइम। फिर से कार का एग्जांपल लीजिए, वही वाली। एक कार बन गई, ठीक है। यहां बैठा था ए, यहां बैठा था बी और यहां था सी, यही था। हाँ, CAB, ठीक है। हाँ। अब मुझे बताइए ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है कार। हाँ, पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई। अब मुझे बताइए सी के अकॉर्डिंग और ए के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग और ए के अकॉर्डिंग बी ने कुछ डिस्टेंस, बी ने कुछ कितना टाइम लिया? सी के अकॉर्डिंग बी ने कितना टाइम लिया यहां पर? भाई देखा 10 सेकंड में कार पहुंच गई। ए के अकॉर्डिंग 10 सेकंड में पहुंच गया बी वहां। तो क्या डिपेंड कर रहा है टाइम पर? नहीं। तो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आई? अब एक और एग्जांपल देखिए मस्त सा। देखिए क्या, एक और चीज है जो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्या? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखिए डिस्टेंस नहीं कह रही मैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं कह रही मैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कैसे? देखिए थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। ये कार है, थोड़ी कार को मत देखो, ये देखो क्या बताना चाह रही हूं। कार पे ये हेडलाइट लगी हुई है, इसके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा। हाँ, इसके बीच का कुछ डिस्टेंस है, सपोज करो 10 सेंटीमीटर। अब इसको यहां से ये सी ऑब्जर्व कर रहा है। सी किसको ऑब्जर्व कर रहा है?
हेडलाइट के डिस्टेंस को, बी किसको ऑब्जर्व कर रहा है, हेडलाइट के डिस्टेंस को। तो मुझे बताओ जब ये दूरी चल लेगी कुछ 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो क्या ये डिस्टेंस बदलेगा? हाँ, नहीं बदलेगा। क्या बी के अकॉर्डिंग बदलेगा? नहीं। क्या ए के अकॉर्डिंग बदलेगा? नहीं। क्या सी के अकॉर्डिंग बदलेगा? नहीं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझे नहीं समझे? हाँ, समझ गए। तो आपको मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कौन डिपेंड करेगा और कौन नहीं करेगा। समझे नहीं समझे? हाँ, समझिए। अब इसमें सिंपल सी क्वांटिटीज आती है, फटाफट देखते हैं। देखिए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद आगे स्पीड की बात करेंगे। पहले डिस्टेंस देखिए। देखिए डिस्टेंस क्या है भाई? टोटल पाथ कवर्ड, ठीक है। जो इसको कहो आप टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जो उसने एक्चुअल पाथ चला उसकी कितनी टोटल लेंथ है। हाँ, समझ गए। और डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे? जो उसने इनिशियल से फाइनल तक का, इनिशियल से फाइनल तक का जो उसने शॉर्टेस्ट पाथ लिया, सबसे छोटे वाला, वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। हाँ यार, सिंपल सी बात है। एक ये कार है, ठीक है, ये कार है, अब ये चल रही है यार, ये ऐसे ऐसे पहाड़ से है, ठीक है। अब ये यहाँ गई, फिर ये ऐसे ऐसे गई। तो मुझे बताओ इसने एक्चुअल पाथ कौन सा ट्रैवल किया? एक्चुअल पाथ तो ये हुआ जो डॉटेड बनाया है। और शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। हाँ, तो ये रेड वाला तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का। हाँ, और ये ब्लू वाला क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, समझिए। जस्ट लाइक दिस, ये हो गया एक्चुअल पाथ कवर्ड और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। फाइन, हाँ, समझ गए। अब डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी है? स्केलर, याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसी है? वेक्टर है। वेक्टर की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। कहाँ से? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जैसे ये एग्जांपल लो फिर से। अब एक कार है, वो चली, यहाँ से चली, ठीक है। एक बंदा यहाँ से चला और वो यहाँ पहुंचा। कार ने लिया, बंदा ले लिया, तो यहाँ पहुंच गया वो किसी समय में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो बिल्कुल सीधा होगा, परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ। इनिशियल से फाइनल पोजीशन वेक्टर ये, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट है, तो ये बना दिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात समझ में आई? हाँ। अब इसमें एक मेन बात ध्यान रखिए। क्या? देखिए, डिस्टेंस, ये छोटे छोटे पॉइंट है, नोट बना के लिख लीजिएगा। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये कब होगा? स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन। बताइए कब होगा? ये वाला तो कुछ अजीब लग रहा है। इनमें फर्क क्या है पहले ये समझिए। इन दोनों में देखो, स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन का मतलब क्या है? पहले नीचे वाला समझो, ऊपर वाला अपने आप आ जाएगा। सपोज करो ये पर्सन है, ये पर्सन यहां से यहां जा रहा है, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है? हाँ, तो ये भी हो सकता है, ये भी। क्या ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है? हाँ, एक ही डायरेक्शन में। क्या मतलब है? क्या ये घूमा? नहीं। क्या इसने पलटी मारी? नहीं मारी। अब सपोज करो ये पर्सन है, ये यहां से यहां गया, फिर वापस अपने दोस्त को मिलके वापस यहाँ आया, तो क्या इसने पलटी मारी? हाँ, तो इसमें डिस्टेंस कितना हुआ? ये एस है, ये एस है, तो 2s हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? वापिस आ गया 0। इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हुए ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर हुए? जब वन डायरेक्शन में गया। हाँ, तो यानी ये किसके लिए ट्रू है? ये इसके लिए ट्रू है, इसके लिए फॉल्स है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, समझ।
इसलिए करा रही हूँ क्योंकि 11th-12th वाले नहीं हो, जस्ट आप पास आउट हो, एचटेट की रिवीजन चाहिए। तो ये कब ट्रू होगा? इन स्ट्रेट लाइन, इन सिंगल डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, अब जनरल केस में बात करें तो डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा या बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ये बात समझ में आती है कि नहीं? हाँ, कभी भी डिस्प्लेसमेंट छोटा नहीं हो सकता, ठीक है कि नहीं? यही वाला एग्जांपल फिर से ले लो। ये आया, यहाँ गया, यहाँ से घूम के यहाँ पहुँच गया। अब बताओ डिस्टेंस कितना? जी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये s मान लो, ये 2s मान लो, डिस्टेंस हो गया 3s, s + 2s। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? इनिशियल से फाइनल तक का वेक्टर बनाओ, मतलब ये उसी पाथ पे गया, ऐसे घूमा नहीं, मतलब घूम के यहीं पे वापस आया। तो डिस्प्लेसमेंट होगी ये, इनिशियल से फाइनल कितना डिस्टेंस? s। तो डिस्टेंस बड़ा है या नहीं डिस्प्लेसमेंट से? हाँ, या तो बराबर होगा या बड़ा ही होगा, छोटा नहीं आएगा कभी भी। बात समझ में आई? तो जनरल केस में तो ये हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट अब नॉर्मल हिसाब से सवाल पूछूं, एक ये है, ये यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुँच गया, ऐसे चल रहा था, ए से बी तक पहुँच गया कोई पार्टिकल, तो ए से बी पर पहुँच गया, डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस हुआ जी ये पूरा सर्कल 2πr, आधा कितना? πr। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई बच्चों वाले सवाल? यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए जी, अगर ये रेडियस r है तो ये r 2r हो, कोई दिक्कत नहीं। एक ये स्क्वायर है, पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ पर वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितनी? 0। ये ए, डिस्टेंस कितना? जी 4a। बताइए कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं, कुछ भी समझ गए? हाँ, बिल्कुल बच्चों वाले सवाल, कुछ नहीं, 9th-10th के सवाल, ठीक है। तो क्लोज लूप में डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 मिलेगी आपको। क्लोज लूप में डिस्प्लेसमेंट कैसी मिलेगी? 0 मिलेगी। अब थोड़ा सा मुझे एक कमेंट करके बताइए, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, चलिए उसके बारे में फिर बात करेंगे। इसमें थोड़ा सा वेक्टर का यूज होगा। पहले देखिए पोजीशन वेक्टर, क्या? पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है जी? आर वेक्टर जैसे दे दिया, तो ये xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, जो किसी की भी पोजीशन बताए वो क्या है? पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या? अगर आपको 2 पॉइंट दे दूं मैं, एक पॉइंट ये दे दिया 2,3,4, एक पॉइंट यहाँ दे दिया 3,2,1, तो आप कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? इनिशियल से फाइनल। तो आप क्या करोगे? आर वेक्टर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट, 3 - 2 i कैप। एरो देखना कहाँ से कहाँ लगाया, इनिशियल ये, फाइनल ये, फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है, 3 - 2 प्लस 2 - 3 j कैप प्लस 1 - 4 k कैप। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, समझ गए। कितना आ गया? i कैप माइनस j कैप माइनस 3 k कैप। बात समझे नहीं समझे? ये आपका क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओरिजिन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। बात समझ में आई? ओरिजिन की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है, समझ। अब आगे बात करते हैं किसकी? थोड़ी सी स्पीड के बारे में बात करते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देख लिया, हाँ, स्पीड देख ली। स्पीड क्या है? जो आपने डिस्टेंस कवर किया है, जो आपने डिस्टेंस कवर किया है पर यूनिट टाइम, क्या? पर यूनिट टाइम, वो आपको क्या देगा? स्पीड देगा। सिंपल सी बात, कुछ भी नहीं। स्पीड कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। हाँ, समझते हैं। स्पीड कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? अच्छा, इसी में बताइए वेलोसिटी क्या है? वैसे वेलोसिटी आगे बताएंगे, पहले एवरेज स्पीड बतानी थी। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब डिस्टेंस स्केलर था, स्पीड स्केलर होगी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, यूनिट किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, बच्चों वाली बात, इसकी भी सेम, ठीक है, कोई इतनी खास बात नहीं। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना आता है? बिल्कुल आता है। क्या? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है आपको। क्या करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे किया है मैंने? देखो, किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 मीटर, हाँ कि नहीं? हाँ, 1 आवर है,
1 आवर को आपको सेकेंड में बदलना है, 60 इंटू 60, 1 आवर 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकेंड, ये हो गया। तो ये कट के आ जाएगा, तो 5/18 आ गया। देखिए आया या नहीं आया? मत रखो याद, कुछ नहीं, बच्चों वाली बात है, ये याद हो ही जाती है कर करके, तो कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, समझ गए बात। अब छोटा सा सवाल, अगर सवाल क्या ही करोगे, बच्चों वाली बात है। अब एवरेज स्पीड देखो क्या है, क्या एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ध्यान रखिए, किसी टाइम इंटरवल के लिए बात करेंगे, किसी सर्टेन टाइम के लिए बात करेंगे। जैसे आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो, ठीक है, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो, तो कुछ डिस्टेंस है 500 किलोमीटर का, कुछ टाइम लग रहा है 3 घंटे लग रहा है, 3 घंटे तो कम हो गया, मान लो 5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में 5 घंटे लग रहे हैं, 500 किलोमीटर। तो कार कुछ स्पीड दिखाती है अपनी, कुछ दिखाती है कि कितनी एवरेज आई, वही आपकी क्या है एवरेज, पर्टिकुलर टाइम में 5 घंटे में, 5 घंटे में उसकी कितनी रफ्तार थी। मैंने ये नहीं पूछा कि जब वो सोनीपत पहुंचा या गनौर पहुंचा तब उसकी कितनी रफ्तार थी, नहीं, इस टाइम पीरियड में उसकी कितनी रफ्तार रही होगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस, स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझ गए, टोटल डिस्टेंस कितना 500 किलोमीटर, टाइम कितना 5 घंटे, कितना आया 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है। तो ये स्पीड नहीं है, ये कौन सी स्पीड है, एवरेज स्पीड है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, मतलब समझ में आना चाहिए, किसी सर्टेन टाइम के लिए बात समझ में आई, पर्टिकुलर पीरियड के लिए बात करें, किसी टाइम पीरियड के लिए। हाँ समझ गए, कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलिए एवरेज स्पीड हो गया। इसके बाद क्या, इसके बाद बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, ये एक बार थोड़ा सा इसकी सिंबल की बात करें तो देखो, एवरेज स्पीड की फिर से लिखती हूँ एक बार, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ds बाय dt, ऐसे डेल s बाय dt लिख देते हैं, डेल s बाय डेल t। हाँ, अब इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है आपको पर्टिकुलर टाइम पर आपकी क्या स्पीड थी। कि जब वो दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था, तो जब वो स्मालखा पहुंचा, जब वो स्मालखा पहुंचा तो उस टाइम उसकी कितनी स्पीड थी, कितनी रफ्तार थी, उसी टाइम पर बताओ मुझे, स्मालखा पहुंचने पर ही किसकी कितनी रफ्तार थी। तब क्या करेंगे, यानी आपने टाइम गैप को बहुत कम कर दिया, तो यहां पर यूज हो जाता है लिमिट का। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड कब बनेगी, जब डेल्टा टी को 0 के अप्रोच करा दोगे, टाइम को 0। अगर ये कंसेप्ट समझना है तो एक शॉर्ट डाल रखी है मैंने, एवरेज स्पीड से लेकर इंस्टेंटेनियस स्पीड तक का सफर, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, काइनेमेटिक शॉर्ट्स के नाम से होगा। क्या कह रही हूं मैं, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई, ये वाला पॉइंट, तो प्लेलिस्ट में काइनेमेटिक शॉर्ट के नाम से एक शॉर्ट डाल रखी है, 1 मिनट की है, मुश्किल से 1-1 मिनट की 2 वीडियो डाल रखी है, उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी फिर भी मैंने समझा ही दिया आपको। तो एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियस स्पीड कब बनेगी, जब डेल्टा टी को 0 अप्रोच कराओगे। यानी कि अगर मैं लिमिट डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी और डेल्टा टी को 0 अप्रोच करा दूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात समझ में आई? और इस इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या कहते हैं, ds बाय dt। बात समझ में आई कि नहीं? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो v इंस्टेंटेनियस लिख दो। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ समझ गई। तो ये डेरिवेटिव कब आया, जब इस लिमिट्स पे डेल्टा टी 0 अप्रोच हुआ, तो ds बाय dt। तो ये स्मॉल चेंज को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ गए। ऐसे स्पीड की कहानी होगी, सेम कहानी किसकी चलेगी, वेलोसिटी की चलेगी। समझ में आई कि नहीं? हाँ समझ गए। वेलोसिटी में क्या था, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, कि नहीं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है,
वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। बात समझ में आई, हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो v वेक्टर डेल एस वेक्टर बाय डेल टी। तो पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, पोजीशन वेक्टर नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखते हो, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर गिव्स डेल्टा टी। ये समझ में नहीं आया, जाके वेक्टर्स पढ़िए एक बार, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आएगा। बाकी ये इतना कोई खास नहीं है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अभी बताया आपको 2 पॉइंट के बीच में, वही है। ये देखो 2 सब्ट्रैक्ट कर रखे हैं, जैसे मैंने आपको अभी नहीं बताया 2 3 4 3 2 1। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था, इनिशियल से फाइनल। तो आपने क्या किया है, फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हो गया ओरिजिन से, 3i कैप 2j कैप 1k कैप, माइनस में इनिशियल वेक्टर। इनिशियल क्या होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। हाँ या नहीं, इनको सब्ट्रैक्ट किया है। मैंने आपको कहा था डायरेक्ट 3 - 2 कर लो, 2 - 3 कर लो, बात तो वही पड़ी। समझ गए, समझदार हो इतने तो, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी आ गया। हाँ, एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सफर क्या, तो लिमिट डेल्टा एस वेक्टर बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी को 0 अप्रोच कराओ तो ये क्या बन जाएगा, डी आर बाय डेल्टा आर, सॉरी डी आर बाय डी टी वेक्टर। ये आपको क्या देगा, वेलोसिटी वेक्टर इंस्टेंटेनियस। बात समझ में आई कि नहीं, हाँ समझ गए। तो ये क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन गई। बात समझ में आया, वेक्टर लगा दिया तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेक्टर हटा दो तो ये लो, वेक्टर हटा दिया, अब ये क्या बन गया, स्पीड बन गया। इंस्टेंटेनियस क्या ही है, वेक्टर की तो कहानी है सारी। बात समझ में आएगी, समझ गई। अब छोटा सा एक सवाल देखो, बिल्कुल प्यारा सा, कुछ नहीं है इसमें, वेक्टर का थोड़ा सा खेल है। देखो क्या है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज velocity of plane flying along semicircle with constant speed। देखिए इसमें हर वर्ड के अपने मायने हैं, आगे समझ में आएगा धीरे धीरे। पहला निकालना क्या है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है एक प्लेन की। ये प्लेन है आपका, ये प्लेन है, उड़ रहा है, ऐसे चल रहा है। जब ये सेमी सर्कुलर पाथ में गया है यहां तक, ठीक है, आपको रेडियस दे दी, मान लो कि ये रेडियस थी 1 मीटर। तो आपको बतानी है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी जब वो यहां पहुंच गया। टाइम दिया, ये पहुंचा आपका 10 सेकेंड में। कितने सेकेंड में पहुंचा, 10 सेकेंड में। अब आपको बतानी है इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक, एवरेज स्पीड सिंपल, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है 2πr। टोटल डिस्टेंस यही हुआ। टोटल टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड लगे। आर कितना था, 1 मीटर, तो π/10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन की कोई बात नहीं, स्पीड है। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। हाँ बिल्कुल सही बात। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी, यहां से यहां तक 2r डिवाइड बाय टाइम कितना, 10 सेकेंड लग रहा है पहुंचने में, तो 10 सेकेंड ही होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ये वैल्यू कितनी, 1, आर की वैल्यू 1, 2/10 यानी कि 1/5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या, इनिशियल से फाइनल पोजीशन वेक्टर यानी इस तरफ। बात समझ में आई। अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, एवरेज वेलोसिटी फैक्टर 1/5 माइनस आई कैप। बात समझ में आई कि नहीं, हाँ सिंपल बेसिक सवाल, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए, समझ गए। अब अगर आपको एवरेज स्पीड के सवाल करने हैं, ठीक है, इस पे सवाल अगर आप देखना चाहते हो, मैंने आपको एक सवाल बताया, मैंने काइनेमेटिक्स की
जेई की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें सिर्फ जेई के न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल। वो फटाफट से आप एक बार गो थ्रू हो जाओ, उससे आपको टाइप ऑफ न्यूमेरिकल पता। देखो एस्टेट में होता सिंपल सा इतना है, जेई के, नीट के, ठीक है, और कोई भी जैसे केवीएस, किसी भी पीजीटी एग्जाम को उठा के दे देते हैं। नए क्वेश्चन कोई फ्रेम नहीं होते, पिछली बार के उठा के दिख जाते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन सर्च करो, आपको गूगल पे उसका पहले सोल्यूशन मिलेगा। एचटेट प्रीवियस ईयर अगर आप कोई भी सर्च करो, ऐसा नहीं है कि पेपर होने के बाद डले हैं वो, नहीं, पहले ही थे उसके सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी पेपर में पहले आया हुआ सवाल है, जेई में, नीट में। तो जेई के क्वेश्चन जरूर ट्राई करो, ठीक है, समझ की बात आ गई। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर आपका समाप्त होता है। समझ गए नहीं समझे? हाँ। तो अभी तो हमने ये सारे क्या देखे कि अगर आपकी स्पीड, अच्छा इसमें पिछले क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा था कांस्टेंट स्पीड, अगर वेरिएबल स्पीड हो जाए तो क्या होगा फिर? देखो वेरिएबल स्पीड हो जाए तो फिर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का खेल आ जाता है। बात समझ में आई? जो ये फॉर्मूला लगाते हैं ना हम, ध्यान रखना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपकी स्पीड कांस्टेंट होएगी, अदरवाइज नहीं लगाओगे आप ये। बात समझ में आई? स्पीड कांस्टेंट होएगी तभी लगाओगे, अगर स्पीड वेरिएबल है तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। बात समझ में आई? जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं स्पीड वेरिएबल